अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है ये बायसिंग सर्किट में वाइडली यूज होता है। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है बायसिंग सर्किट में। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा होता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा किस तरह होता है ये हम इसको सॉल्व करके फिर देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा किस तरह होता है। उसके बाद ये वोल्टेज डिवाइडर जो है या ये इसका सर्किट कुछ इस तरह का होता है। ये जो R1 और R2 है ना, दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, ये वोल्टेज को डिवाइड कर रही हैं, इसलिए हम इसको वोल्टेज डिवाइडर बायस कहते हैं, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है इसको डिवाइड करती हैं वोल्टेज को। तो हम इन रेजिस्टेंसेस को फाइंड किस तरह करते हैं? थेवेनिन थ्योरम से। हम इसको थेवेनिन थ्योरम से फाइंड करते हैं, इन रेजिस्टेंसेस को थेवेनाइज कर देते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम हमने पिछली वीडियो में बात की थी थेवेनिन थ्योरम पे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, फिर आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। तो थेवेनिन थ्योरम में हमने ये देखा था कि हमारे पास फाइनल सर्किट कुछ इस तरह का बनता है। अगर हमने करंट भी फाइंड करना हो तो फिर हम RL भी लगा देते हैं। ये आप जब पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी इसकी। उसके बाद हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये वाला सर्किट जो था इसको मैंने लैदा कर दिया, इस वोल्टेज सोर्स को और इनको लैदा कर दिया मैंने कुछ इस तरह से। इसको लैदा कर लिया और इसको लैदा कर लिया। अब ये इतना वाला जो पार्ट है ये हमारे पास काम करता है एज ए लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर के तौर पर ये काम करेगा। और ये वाला जो है यहाँ पे जो VCC है, इसको ये भी पॉजिटिव VCC है, ये भी पॉजिटिव VCC है। ये VCC जो है ये एज ए पोटेंशियल, हम यहाँ पे पोटेंशियल के तौर पे ये यूज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे। ये पॉजिटिव थी तो ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, तो ये जो नेगेटिव था उसको हमने ग्राउंड वाले के साथ कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट आ गया। अब ये जो यहाँ पे हम थेवेनिन थ्योरम में बात करते हैं, इन पॉइंट के अक्रॉस हमने वोल्टेज चेक करनी होती है। तो ये A भी हो गए, तो यहाँ पे ये इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज चेक करनी होती है, ये पॉइंट A भी हो गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। जैसे मैं ये जो सर्किट है इसको मैं अगर ऐसे ही रहने दूँ और इसको सीधा कर लूँ, ये जो R1 यहाँ पे लगा हुआ है इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूँ ऐसे, ये आपस में सीरीज़ में है, तो यहाँ पे मैं अगर R1 लगा दूँ इस तरह, ये मैंने यहाँ पे सीरीज़ में लगा दिया, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का सर्किट आ गया। उसके बाद हम ये R1 थी, ये R2 थी, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो होगा IE, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो होगा IC, यहाँ पे जो करंट था वो IB था। तो मैंने इसको थेवेनिन थ्योरम से मैंने सारा इसको कैलकुलेट कर लिया थेवेनिन थ्योरम के साथ। तो मेरे पास कुछ इस तरह का आया सर्किट। मैंने V थेवेनिन भी इसका ले लिया, इसका R थेवेनिन भी ले लिया, तो इस तरह का सर्किट आएगा मेरे पास ये वाला। यहाँ पे मैंने फार्मूला इसके लिखे हुए हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे ये VB था, यहाँ पे मैंने ये VCE था, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज थी वो VCE थी। अब मैंने KVL के साथ इसकी इनपुट और आउटपुट इक्वेशन निकालनी है, यानी इनपुट सेक्शन में जो इक्वेशन बनती हैं और जो आउटपुट सेक्शन में बनती हैं KVL के साथ। अब ये एमीटर था, ये तो ग्राउंड था, यानी ये कॉमन था दोनों में। तो हमारे पास जो इनपुट थी वो IB थी और जो आउटपुट थी वो IC थी। अब मैंने इनपुट सेक्शन में जब इक्वेशन निकालनी है KVL के साथ, तो मेरे पास इनपुट सेक्शन ये वाला बना, तो मैंने यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या बताता है कि जो पॉजिटिव के पास होती है वो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो पॉजिटिव से अवे चली जाती है उसको उन चीज़ों को हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे यहाँ पे VTH माइनस IB RTH
क्योंकि ये बेस करंट था तो ये इसके साथ आर टी एच है, आई बी आर टी एच माइनस आई ई आर ई माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब ये जो आई ई है ये इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है आई बी प्लस आई सी के। तो जो आई सी है वो हमारे पास इक्वल होता है बीटा आई बी के। तो यहाँ पे बीटा आई बी की वैल्यू पुट कर ली, तो आई बी को मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस बीटा, आई ई की वैल्यू आई आई बी इंटू 1 प्लस बीटा। तो हमने इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया इस तरह से इस इक्वेशन में पुट कर दिया। उसके बाद अब हमने आई बी को कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो ये आर टी एच प्लस, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर प्लस हो गया, बीटा प्लस 1 आर ई माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो आई बी था इसको हम प्लस करके इधर ले आए। अब हमने अगर आई बी की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको डिवाइड करके यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये आई बी की वैल्यू निकल आई इस तरह से। उसके बाद जो आई सी होता है वो इक्वल टू बीटा आई बी होता है, तो आई सी इज इक्वल टू बीटा वी थेवेनिन माइनस वी बी ओवर आर टी एच प्लस बी प्लस 1 इंटू आर ई। ये हमने आई बी की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कि आउटपुट सेक्शन में हमारे पास कैसे वैल्यूज़ निकलती है। आउटपुट सेक्शन में इक्वेशन क्या बनती है, यहाँ पे भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। हमारे पास आउटपुट सेक्शन ये वाला था, ये जो 7 सर्किट बना हुआ है, या आप इसे ले सकते हैं इक्वेशन या आप इससे ले सकते हैं। पहले हमने जो था इसको ऐसे लगा लिया था, इस तरीके से हमने सर्किट को किया था। अब अगर हमने उसको जो हमारे पास पहला सर्किट था उसी फॉर्म में इसको चेंज करना हो, ये वाला जो सर्किट था ये वाला या फिर ये वाला, अगर हमने इसको उसी में चेंज करना हो तो हम इस वाले को उठा के ऊपर लगा देंगे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे वी सी सी, ये वी की जगह वी सी सी वी टी एच लग जाएगा, वी थेवेनिन। तो ये आर टी एच वी थेवेनिन। इससे भी इक्वेशन आप निकाल सकते हो। ये इनपुट सेक्शन है और ये आउटपुट सेक्शन है। इतना बेशक इससे निकाल ले बेशक इससे निकाल लें। तो हम आउटपुट सेक्शन से इक्वेशन निकालते हैं, तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई माइनस आई ई आर ई इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई ई आर ई माइनस वी सी इज इक्वल्स टू 0। अब जो आई ई होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है आई सी के, तो हमने यहाँ पे आई ई की जगह आई सी पुट कर लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आई सी इन दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई माइनस वी सी ई इज इक्वल्स टू 0। तो वी सी ई की अगर हमने वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई। ये हमारे पास वी सी ई निकल आए। अब हमने ये चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा कैसे है, यानी ये जो है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा है। ये किस तरह से है, हमारे पास आई सी इक्वल था बीटा इंटू वी थेवेनिन माइनस वी बी ई ओवर आर थेवेनिन प्लस इंटू बीटा प्लस 1 आर ई। जो बीटा प्लस 1 है ये इक्वल टू होता है बीटा के, तो अगर हम बीटा प्लस 1 की जगह बीटा पुट कर लें और जो हमारे पास आर थेवेनिन है इस केस में वो वेरी वेरी स्मॉल है बीटा आर ई से, वेरी वेरी स्मॉल है बीटा आर ई से। एक बात और, अगर कोई सीरीज में लगी हुई हो रेजिस्टेंसेस जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है और जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वो हमारे पास इफेक्टिव होती है इन द केस ऑफ सीरीज। अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगी हों तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो हमारे पास इफेक्टिव होगी। अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंसेस लगी हों तो जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास कम होती है वो हमारे पास इफेक्टिव होती है। अब ये सीरीज में है तो आर ई जो ज़्यादा है वो इफेक्टिव होती है, तो आर टी एच को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। जब हमने आर टी एच को निगलेक्ट कर दिया तो ये बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, वी थेवेनिन माइनस वी बी ओवर आर ई हमारे पास आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा है, यानी फ्री फ्रॉम बीटा है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। किस केस में, जब आर टी एच हमारे पास मिनिमम हो। आर टी एच को इस केस में हमारे पास
हम इजीली मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि RTS जो है वो था कि ये पैरेलल जो रेजिस्टेंस है उससे हमने लिया है, यानी पैरेलल रेजिस्टेंसेस थी उससे RTH आया है ना, तो इसलिए ये हम इसको मिनिमम कर सकते हैं। और जो हमारे पास जो पहले केसेस थे उसमें जो RB होता था, RB वो लेस होता था RE से, लेकिन इसके रेजिस्टेंस को हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते थे। इसलिए ज़्यादा कम नहीं कर सकते थे क्योंकि ये डायरेक्ट VCC के साथ लगी हुई होती थी। जब VCC के साथ लगी होती थी इसलिए हम इसकी रेजिस्टेंस को ज़्यादा कम नहीं कर सकते थे। यहाँ इस केस में RThevenin को कम करना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए RThevenin को हमने निगलेक्ट करके बीटा बीटा से कैंसिल कर हो गया, तो फिर हमारे पास ये आ गई। इससे प्रूव हो जाता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा है।